एक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जिसका नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत ही बड़े फॉरेन ब्रांड का ब्रांड होगा, बट आज वो एक इंडियन ब्रांड के अंदर है, टाटा का JLR। और दूसरी तरफ एक कंपनी जो कि शुरुआती में बस स्टील्स बनाती थी, आज वो इतनी बड़ी एंड ढांसू SUVs बनाती है। तो सवाल ये है कि इंडिया की दोनों कंपनीज जो कि सेम साल पैदा हुई, सेम देश में बड़ी हुई और सेम कस्टमर्स के लिए लड़ती है, इन दोनों में से आखिरी इंडिया का रियल ऑटोमोबाइल किंग कौन है? और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो टाटा वर्सेस महिंद्रा की कंपैरिजन का बेस्ट वीडियो होने वाला है। साल 1945 देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी और उस वक्त दो अलग ग्रुप्स ने एक डिसीजन लिया कि हम खुद का कुछ बनाएंगे। और सितंबर 1, 1945 में JRD टाटा ने एक कंपनी बनाई टेल्को नाम की, जिसमें वो ट्रेन के इंजन्स एंड ट्रेन के कुछ और यहाँ के पार्ट्स बनाते थे। यस, टाटा मोटर्स कार से भी पहले ट्रेन बनाती थी। और टेल्को कंपनी 1 सितंबर 1945 में बनी थी और उसी के एक महीने बाद KC महिंद्रा एंड GC महिंद्रा ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रखा महिंद्रा एंड महिंद्रा। और सोचो ये लोग क्या बनाने वाले थे? स्टील। यस, महिंद्रा वालों ने स्टार्टिंग स्टील से की थी। तो एक कंपनी जो कि ट्रेन के पार्ट्स बनाती थी और एक कंपनी जो कि स्टील बनाती थी, इन दोनों ने आखिर गाड़ियां कब बनाना शुरू की और इनका पहला व्हीकल कौन सा था? तो महिंद्रा का पहला व्हीकल एक जीप थी, विलिस जीप, जिसके लिए महिंद्रा वालों ने असेंबली लाइसेंस विलिस USA से 1947 में लिया। और लाइसेंस मिलने के बाद महिंद्रा वालों ने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंडिया में उस जीप को मैन्युफैक्चर किया और लॉन्च कर दी इंडिया की पहली SUV। और टाटा उन्होंने अपना पहला ट्रक 1954 के अंदर बनाया एंड उसके दशकों बाद जाकर इन लोगों ने 18 जनवरी 1991 को टाटा सियरा को लॉन्च किया। तो फिर ये तो थी इन ब्रांड्स की हिस्ट्री। अब आते हैं रियल बैटल पर। तो भाई साहब, टाटा एंड महिंद्रा, इन दोनों की फिलोसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनकी सबसे सस्ती गाड़ी टाटा टियागो जो कि 5 लाख के अराउंड स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर, उसके ऊपर एक माइक्रो SUV पंच, उसके ऊपर एक प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रॉस, इसके ऊपर इनकी मोस्ट सेलिंग SUV टाटा नेक्सॉन, उसके ऊपर कर्व, सियरा, हैरियर, सफारी, मतलब 5 लाख रुपए से शुरू होती है एंड 30 लाख के ऊपर तक इनका ये मामला जाता है। आपका बजट इस ब्रैकेट में अगर कहीं भी फिट होता है तो फिर आप लोग टाटा की गाड़ी ले सकते हो। और मैक्सिमम बायर्स का बजट इसी ब्रैकेट के अंदर होता है, मतलब टाटा वाले हर किसी का ध्यान रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर महिंद्रा, इनकी फिलोसफी बिल्कुल अलग है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ SUV। XUV 3XO, बुलेरो, थार रॉक्स, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो N, XUV 7XO, ना कोई हैचबैक, ना कोई कॉम्पैक्ट सीडान, ना कोई सिटी कार, इनके पास सिर्फ SUV है। और महिंद्रा ने सिर्फ SUVs पे ही बेट क्यों लगाई? क्योंकि भाई साहब महिंद्रा वालों को पता है एंड ये चीज रियल भी है कि जो छोटे बजट की गाड़ियां होती हैं इन पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है। नाम मात्र ही कंपनीज को फायदा होता है। और ये जो बड़े बजट की जो बड़ी SUVs होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, इन पर प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए महिंद्रा वाले उस वाले खेल में नहीं उतर रहे हैं, वो लोग अपने उसी बड़े सर्कल में घूम रहे हैं। और टाटा वाले इतना वाइड क्यों गए? क्योंकि उनका गेम वॉल्यूम का है, हर इनकम ब्रैकेट में एक टाटा होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर टाटा की सोच है कि रोड पर चलने वाली हर एक बजट कार टाटा की होनी चाहिए, और महिंद्रा की सोच है रोड पर चलने वाली हर एक भारी भरकम SUV हमारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एरिया निकल कर आता है जहाँ पर दोनों ब्रांड्स हेड टू हेड एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, और जो कि इंडिया का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा, जो कि है EVs में टाटा के पास टियागो EV, टिगोर EV, नेक्सॉन EV, पंच EV, सियरा EV, हैरियर EV, दुनिया भर के ऑप्शन हैं इनके पास। लेकिन साल 2024 में इनका जो मार्केट कैप था वो 64% का था, लेकिन साल 2025 से 26 तक इनका जो मार्केट कैप है वो बस 35 to 40% ही बचा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, जिसका रीज़न ऑफकोर्स आप लोग जानते ही हो, मार्केट में इस सेगमेंट के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। दुनिया भर के ब्रांड्स अपनी अपनी EVs इस सेगमेंट के अंदर इस खेल में उतार रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब, इतने सारे ब्रांड्स हैं, उसमें भी 35% मार्केट शेयर होना एक बड़ी बात होती है। और अगर महिंद्रा की बात करें तो फिर इनका EVs में मार्केट शेयर है 23 to 24%, जो कि कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। और यहाँ भी इनके पास कोई बजट EV नहीं है, इनकी भी स्टार्टिंग एकदम हाई फाई होती है। XUV 4XO, B6, XUV 9E, XUV 9S, यहाँ पर भी इनकी सारी टॉप नॉच ही इलेक्ट्रिक कार्स हैं। यहाँ पर भी ये लोग बजट में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इनकी एक गाड़ी को ऐसे कंपेयर नहीं करूंगा कि भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर इतनी बैटरी, इसके अंदर इतनी बैटरी। आप लोग तो वो सब जानते ही हो, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो कि ये दोनों गाड़ियों की EVs कैसी हैं, क्या कुछ ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग अपनी पहली EV लेने जा रहे हो और आपका बजट कम है तो फिर आप लोग यहाँ पर टाटा की ये सब गाड़ियां ले सकते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रिक में 4x4 चाहिए तो फिर आप लोग टाटा हैरियर EV ले सकते हो। अगर आपको EV में 7 सीटर चाहिए तो फिर आप लोग महिंद्रा की XUV 9S ले सकते हो। मतलब यहाँ पर दुनिया भर के ऑप्शन दोनों ब्रांड के पास है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जरूरत क्या है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, नंबर्स पर, क्योंकि असली ट्विस्ट यहीं पर है। महिंद्रा ने 2025 में टोटल 5,81,000 गाड़ियां बेची हैं और इनका मार्केट कैप है 4.14 लाख करोड़। और टाटा ने 2025 के अंदर 5.52 लाख कार्स बेची हैं और इनका मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़। हाँ भाई साहब,
2024 के मुकाबले यहाँ पर टाटा वाले का 46% का लॉस हुआ है, जो कि काफी ज्यादा डाउन वाली बात हो जाती है। बट यहीं पर ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर कोई और होता तो फिर वो यही बोलता कि यार देखो इतना लॉस हुआ है, इनका प्रॉफिट हुआ है, बस यहाँ से चला जाता। लेकिन मैं इस टॉपिक के डीप तक गया तो फिर यहाँ पर मेरे को कुछ पता चला। यहाँ पर टाटा वाला का 46% का नुकसान ही हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी थी, पहले जो टाटा मोटर्स था ये पहले पूरी एक ही कंपनी थी। कमर्शियल व्हीकल्स, जो सारे इनके ट्रक वगैरह, बस वगैरह, ये जो छोटे ट्रक, ये सब कुछ होता था, और ये जो सारे पैसेंजर व्हीकल होते थे, ये सब कुछ पहले एक थे। लेकिन टाटा वालों ने इस मामले को स्प्लिट कर दिया, दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पर -46% का लॉस हुआ है इनको। तो फिर हम लोग इसको लॉस तो नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब यहाँ पर आप लोग एक चीज चेक करो, महिंद्रा ने इतनी गाड़ियां बेची हैं, टाटा ने इतनी गाड़ी बेची हैं, यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी भाई साहब यहाँ पर पैसों में इतना ज्यादा फर्क कैसे है? तो भाई साहब मैंने पिछली पॉइंट में एक बात कही थी आपसे कि महिंद्रा वाले क्यों 10 लाख के नीचे वाले सेगमेंट में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए महिंद्रा वाले वहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई वहाँ पर प्रॉफिट होगा नहीं। और उसका नतीजा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। टाटा वाले जो अपनी मैक्सिमम इनकी जो सेल्स होती है वो इसी 10-12 लाख के अंदर वाले ब्रैकेट में होती है, और इसके जो ऊपर वाले सेगमेंट है वहाँ पर टाटा वाले उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कंपेयर टू महिंद्रा। और महिंद्रा वालों की एक्सपर्टीज भाई साहब इसी में है। महिंद्रा वाले 14 लाख से ये जो 25 लाख का सेगमेंट है इसके किंग है। मतलब ये लोग इसी के इर्द गिर्द इतनी सारी गाड़ियां बेच पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। सस्ती गाड़ी को ज़्यादा बेचना आसान है, बट महंगी गाड़ी को इतना ज़्यादा बेच पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड इसी में महिंद्रा वालों ने पिछले कुछ सालों में महारत हासिल कर ली है अपनी इन सारी बीस्ट जैसी एसयूवी से। और उसका नतीजा तुम लोग यहाँ पर इनके शेयर्स में भी देख सकते हो। टाटा का शेयर कितना ज़्यादा कम है कंपेयर टू महिंद्रा से, और महिंद्रा का ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है। तो फिर नंबर्स के मामले में तो यहाँ पर महिंद्रा वाले क्लियर विनर है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे टाटा वाले लोग ऑफेंड हो गए एंड मेरे को उल्टा सीधा कह रहे होंगे, यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उल्टा सीधा मतलब आपस में, बल्कि नीचे कमेंट्स के अंदर वॉर भी हो चुकी होगी अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत वायरल गई तो। लेकिन शायद से उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये दोनों ब्रांड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कार्स तक ही नहीं सीमित है ये। मतलब आप लोग सुबह उठते हो, जो आप लोग नाश्ता करते हो, उसमें टाटा का नमक हो सकता है, बट उस नाश्ते में जो सब्जी होती है वो जिस खेत में उगी होती है उसकी जुताई शायद से महिंद्रा के ही ट्रैक्टर से हुई हो। और यही नहीं, ये दोनों ब्रांड दुनिया भर के हमारे मतलब डेली लाइफ में यूज़ आते ही रहते हैं, हम लोग इनको यूज़ करते रहते हैं। ऐसा कोई होगा नहीं जो कि इन ब्रांड्स के टच में आया हो। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है एक रिस्पेक्ट स्टोरी। आप लोग अक्सर इंटरनेट पर देखते होगे कि आए दिन मतलब टाटा वाले महिंद्रा को, महिंद्रा वाले टाटा को, ऐसे दुनिया भर की ऐसे मतलब बहस चलती रहती है। और भाई साहब यहाँ पर कुछ लोग की मानसिकता इतनी ज़्यादा खराब होती है, अगर हम लोग टाटा ब्रांड की कुछ भी मतलब हल्की फुल्की कमी गिना रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी मतलब उल्टा बोल दिया, मान लो गाड़ी में कुछ कमी है एंड हमने उस चीज़ को ऐसे पॉइंट कर दिया, तो फिर भाई साहब यहाँ पर लोग उस तरह नहीं लेते कि मशीन की कमी है, हम लोग उसकी कमी गिना रहे हैं। लोग सीधा सोच लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट रतन टाटा सर को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई साहब वो गाड़ी हम लोग उसकी कमी गिना सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो चीज़ नहीं, वो तो भाई साहब उनको क्या ही बोलूँ, उनकी कोई बात ही नहीं है। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर हम लोग किसी ब्रांड को कुछ कह रहे हैं, उसकी कुछ कमी गिना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उसके फाउंडर को, डायरेक्ट रतन टाटा सर को हम लोग कुछ उल्टे सीधा बोल रहे हैं। भाई साहब ये बहुत ही गलत सोच है, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर। और यही वो चीज़ है जो कि इंटरनेट पर हमेशा लड़ाई करवाती रहती है। जो भी लोग टाटा की गाड़ियों की कमी गिनाएंगे, सबको लगेगा कि हम लोग डायरेक्ट रतन टाटा सर को कुछ कह रहे हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता, उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि शायद से आपको काफी पसंद आ सकती है। तो फिर दिल्ली में एक ऑटो एक्सपो लगा हुआ था, जहाँ पर आनंद महिंद्रा अपने महिंद्रा के पवेलियन के सामने खड़े हुए थे एंड वहाँ पर वो मीडिया लोग को ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे। और तभी अचानक गेट से एक बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है, और वो थे श्री रतन टाटा सर। और उन्होंने आने से पहले ऐसे कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कराई थी कि रतन टाटा आ रहे हैं, रतन टाटा आ रहे हैं। अचानक वो सरप्राइजली आ गए, और जैसे ही आनंद महिंद्रा की नजर उनके ऊपर पड़ी, वो तुरंत भाग के उनका स्वागत करने उनकी तरफ बढ़े। और फिर कंपनी के सारे एमडी, सारे सीईओस वहाँ पर उनको घेर के खड़े हो गए। और फिर वहाँ पर रतन टाटा जी थोड़ा से मतलब नहीं तो खींच वाला, ऐसे मजाक वाले, हल्की मजाक और थोड़े सीरियस मोड पे कहते हैं, मैं तो बस अपने कॉम्पिटिटर को चेक करने आया था। और ये सुनते ही रतन टाटा जी स्माइल करते हैं एंड वहाँ पर सभी लोग ऐसे हंसने लगते हैं ये सुनते ही। और फिर रतन टाटा जी ने वहाँ पर उनकी गाड़ी को तारीफ की और उनकी सराहना की, और आनंद महिंद्रा को काफी कुछ बताया भी। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि एक बार 2012 में भी ऐसे महिंद्रा ने पहली बार टाटा को ऐसे सेल्स में ओवरटेक कर लिया था। तो फिर वहाँ पर रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपको क्या मतलब, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें। तो फिर टाटा जी ने कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि महिंद्रा वाले आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ पर मुझे खुशी है, बट मुझे अपने ब्रांड के अच्छे ना परफॉर्म करने पर दुख भी है। जिसका जवाब आनंद महिंद्रा ने दिया कि बहुत ही हम्बल वर्ड्स हैं एंड मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जैसे किसी बड़े भाई ने मेरे कंधों पे हाथ रखा है। और जब अक्टूबर 2024 में जब रतन टाटा जी का देहांत हुआ था, तब भी वहाँ पर आनंद महिंद्रा जी बहुत दुखी हुए थे एंड ट्विटर पे उन्होंने ये लंबा सा ट्वीट किया था उनके रिलेटिव, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। और लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि लेजेंड्स नेवर डाई, ओम शांति। So there has always been a position in everyone's heart in India
of emotion for Tata. That's what comes to my mind. तो फिर भाई साहब इन दोनों लेजेंड्स के बीच में इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट है, इतनी ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए दोनों रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे से हमेशा सीखते थे, तो फिर हम लोग कौन होते हैं भाई साहब आपस में लड़ने वाले? जब इनके बीच में, जब मालिकों के बीच में इतना अच्छा रिश्ता था, तो फिर हम तो कस्टमर्स हैं, हम क्यों आपस में लड़ाई करें? और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करो कि टाटा या फिर महिंद्रा, इन दोनों में आखिर जीता कौन, तो फिर भाई साहब अगर आप लोग इस मामलों को इस तरह देखते हो तो फिर यहाँ पर आप लोग किसी भी एक को ऐसे क्लियर विनर बता सकते हो अपने हिसाब से। इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट बताया, आप लोग यहाँ पर एक क्लियर विनर को चुन सकते हो अगर आप लोग इस कहानी को इस तरह से देखते हो तो। बट अगर आप लोग इस कहानी को कुछ इस टाइप से देखते हो, आप यहाँ पर इन दोनों लोगों को हटा दो, आप यहाँ पर इसको ऐसे देखो, और फिर यहाँ पर जैसे भी आपको ज़रूरत है, जैसा भी आपको चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए, आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से चुन सकते हो, क्योंकि दोनों इंडियन ब्रांड्स हैं एंड दोनों से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है। आए दिन दोनों ही इंडिया को हमेशा प्राउड फील कराते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बात टाटा या महिंद्रा की नहीं है, बात इंडियन ब्रांड की है, जो कि दोनों हैं। तो फिर दोनों के लिए मेरी तो बराबर रिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक पसंद आए तो फिर आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट्स के अंदर। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।